सोचिए, भारत के इतिहास में एक ऐसा दौर था जिसकी पूरी कहानी पत्थरों पर लिखी हुई थी। लेकिन मजे की बात यह कि उसे कोई पढ़ ही नहीं सकता था। जी हाँ, करीब 600 ईसा पूर्व से लेकर आगे के हजारों साल तक ये पत्थर और सिक्के बस खामोश थे, अपने अंदर राज छिपाए हुए। तो सवाल यह है कि आखिर ये खामोशी टूटी कैसे? हमने अपने अतीत की इस भूली हुई आवाज को, इस फॉरगॉटन वॉइस को फिर से कैसे सुना? चलिए आज हम इसी कमाल के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए, ये जो अक्षर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही है वो राज। ये है ब्राह्मी लिपि। सदियों तक इतिहासकारों के लिए ये सिर्फ कुछ बेमतलब से निशान थे, एक ऐसी पहेली जिसका कोई हल नहीं था। उन्हें क्या पता था कि इन्हीं आड़े तिरछे निशानों में एक बहुत बड़े, एक महान साम्राज्य के दरवाजे खोलने की चाबी छिपी हुई है। तो चलिए सबसे पहले उस दौर में चलते हैं। हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत के उस जमाने की जब एक नए युग की, एक न्यू एरा की सुबह हो रही थी। देखिए, हड़प्पा सभ्यता तो अब अतीत बन चुकी थी और अब गंगा के मैदानों में और पूरे सब कॉन्टिनेंट में नए नए राज्य और शहर बस रहे थे। और यही वो शहर थे जो आगे चलकर भारत का भविष्य लिखने वाले थे। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि इन खामोश पत्थरों से बात की तो की कैसे जाए? यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प फील्ड काम आती है जिसे कहते हैं एपिग्राफी। हिंदी में कहें तो अभिलेख शास्त्र। आप इसे इतिहासकारों की जासूसी का तरीका भी समझ सकते हैं। इसमें हर खुदा हुआ अक्षर, हर निशान एक सुराग होता है, एक क्लू होता है, और इन्हीं सुरागों को जोड़ जोड़कर अतीत की पूरी तस्वीर सामने आती है। तो अब असली सवाल पर आते हैं। आखिर ये कोड, ये एंशिएंट कोड टूटा कैसे? और यकीन मानिए, इसकी कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। ये कहानी हमें सीधे ले जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में, जहां एक अंग्रेज अफसर की जिद ने, उसके जुनून ने इस हजारों साल पुरानी पहेली को सुलझाने की ठान ली थी। देखिए, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। ये सफर शुरू हुआ था 18वीं सदी के आखिर में। उस वक्त यूरोपियन स्कॉलर्स और भारतीय पंडित मिलकर पुरानी पांडुलिपियों यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स को समझने की कोशिश कर रहे थे। दशकों तक ये कोशिशें चलती रहीं, पर कोई बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लगी। फिर 1830 के दशक में एंट्री होती है हमारे हीरो की, जेम्स प्रिंसेप। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की टकसाल में एक अधिकारी थे। सालों की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली 1838 में प्रिंसेप ने वो कर दिखाया जो तब तक नामुमकिन सा लग रहा था। उन्होंने ब्राह्मी लिपि को पढ़ लिया और बस उसी दिन से भारतीय इतिहास का एक बिल्कुल नया चैप्टर खुल गया। तो आप सोच रहे होंगे कि प्रिंसेप ने आखिर ये कमाल किया कैसे? इसके 3 बड़े सिंपल स्टेप्स थे। स्टेप नंबर 1, उन्होंने पुराने ब्राह्मी के अक्षरों का मिलान आज की बंगाली और देवनागरी लिपियों से करना शुरू किया। कुछ मिलती जुलती चीजें ढूंढने की कोशिश की। स्टेप नंबर 2, और ये था सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू, उन्हें मिले इंडो ग्रीक सिक्के। अब इन सिक्कों पर राजाओं के नाम 2 लिपियों में लिखे थे। एक तो थी ग्रीक, जिसे वो पढ़ सकते थे, और दूसरी थी खरोष्ठी। बस ये तो एक तरह से रोजेटा स्टोन जैसा काम कर गया। ग्रीक की मदद से खरोष्ठी समझ आ गई। और फिर आया तीसरा और फाइनल स्टेप। प्रिंसिप ने एक बात नोटिस की कि कई अभिलेखों पर एक ही लाइन बार बार लिखी है, देवानाम प्रिय प्रियदस्सी। इसका मतलब था देवताओं का प्रिय प्रियदस्सी। लेकिन ये प्रियदस्सी था कौन? ये एक बड़ा रहस्य था। और जब पुराने बौद्ध ग्रंथों को खंगाला गया तो सबसे बड़ा राज खुला। ये प्रियदस्सी कोई और नहीं बल्कि भारत के महानतम सम्राटों में से एक सम्राट अशोक थे। सोचिए, ये सिर्फ एक नाम की खोज नहीं थी, ये तो एक पूरे के पूरे साम्राज्य की खोज थी, एक पूरे युग की खोज थी। एक ऐसा सम्राट जो इतिहास के पन्नों से लगभग गायब हो चुका था, वो अब पत्थरों की खामोशी तोड़कर हमारे सामने आ खड़ा हुआ था। और जैसे ही अशोक का नाम सामने आया, उनके साथ साथ एक विशाल साम्राज्य का पूरा नक्शा भी साफ हो गया। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये मौर्य साम्राज्य आखिर कितना बड़ा था और इसे चलाया कैसे जाता था। तो देखिए, इस महान साम्राज्य की नींव रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने करीब 321 बीसी में। और ये कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था, ये था भारत का पहला पैन इंडियन एम्पायर। मतलब इसका फैलाव आज के अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक था। जरा अंदाजा लगाइए, हमें इसकी जानकारी कहां से मिलती है? मेगास्थनीज की इंडिका और कौटिल्य यानी चाणक्य के अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों से। और हाँ, इसके सबसे प्रसिद्ध सम्राट तो जैसा कि हम अब जानते हैं, अशोक ही थे। इतने बड़े साम्राज्य को चलाना कोई आसान काम नहीं रहा होगा, है ना? इसका राज छिपा था एक नंबर में, और वो नंबर है 5। ये 5 वो प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, वो 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स थे जो इस पूरे विशाल साम्राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन की रीढ़ की हड्डी थे। तो कौन से थे ये 5 केंद्र?
सबसे पहले साम्राज्य का दिल, राजधानी पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है। फिर इसे सपोर्ट करने के लिए थे 4 और प्रांतीय केंद्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। अब मजे की बात यह है कि इनका चुनाव ऐसे ही नहीं किया गया था, ये बहुत स्ट्रेटेजिक था। जैसे तक्षशिला और उज्जैनी उस जमाने के इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स पर थे, तो वहीं सुवर्णगिरी, जिसका मतलब ही है सोने का पहाड़, कर्नाटक की सोने की खदानों पर नजर रखने के लिए था। क्या कमाल की प्लानिंग थी। अशोक की सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने अपने इतने बड़े साम्राज्य को सिर्फ तलवार के दम पर नहीं, बल्कि एक विचार से जोड़ने की कोशिश की, और इसी विचार को कहा गया धम्म। अब एक बात अच्छे से समझ लीजिए, ये कोई नया धर्म नहीं था, ये एक मॉरल कोड था, एक एथिकल कोड था। इसमें क्या था? बड़ों का सम्मान करो, ब्राह्मणों और साधुओं के प्रति उदारता दिखाओ, और यहां तक कि अपने दासों और नौकरों से भी दया का व्यवहार करो। इस सोच को, इस मैसेज को कोने कोने तक फैलाने के लिए अशोक ने धम्म महामात्य नाम के खास अफसर भी नियुक्त किए थे। तो मौर्य साम्राज्य तो जाहिर है इस युग का शिखर था, द पीक पॉइंट। लेकिन यह साम्राज्य अचानक से तो नहीं बन गया था, है ना? इसके पीछे एक पूरी जमीन तैयार हुई थी। तो चलिए अब जरा टाइम में और पीछे चलते हैं और देखते हैं कि मौर्यों के आने से पहले का भारत कैसा था। वहां कैसे राजा थे, कैसे सिक्के चलते थे और शहर कैसे हुआ करते थे। तो मौर्यों के उदय से पहले करीब 6वीं शताब्दी BCE में भारत में 16 बड़े राज्य थे। इन्हें कहा जाता था महाजनपद। अब इसमें एक दिलचस्प बात यह थी कि ये सब एक जैसे नहीं थे। मगध और कौशल जैसे कुछ राज्यों में तो राजा का शासन था, लेकिन वज्जी जैसे कुछ गण या संघ भी थे, जिन्हें हम आज की भाषा में ओलिगार्कीज कह सकते हैं, जहां कई लोग मिलकर शासन करते थे। लेकिन जैसा कि इतिहास में होता है, धीरे धीरे वक्त के साथ मगध इन सब पर भारी पड़ा और सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। उस जमाने में भारत में आपको मोटे तौर पर 2 तरह की पॉलिटिकल सिस्टम्स देखने को मिलते हैं। एक तरफ थी सरदारी या चीफडम्स, जैसे दक्षिण भारत के चोल, चेर और पांडे। यहाँ क्या होता था? सरदार का पद जरूरी नहीं कि बेटे को ही मिले, और इनकी कमाई टैक्स से नहीं बल्कि तोहफों और भेंट से होती थी। इनके पास कोई स्टैंडिंग आर्मी भी नहीं होती थी। वहीं दूसरी तरफ थे उत्तर भारत के राज्य या किंगडम्स। यहां राजा का पद हेरिडिटरी था, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। इनके पास एक प्रोफेशनल आर्मी होती थी और इनकी कमाई का जरिया था एक प्रॉपर टैक्स सिस्टम। अब देखिए, जब शहर बढ़ेंगे, व्यापार बढ़ेगा, तो लेन देन के लिए किसी चीज की जरूरत तो पड़ेगी। यहीं से शुरुआत हुई सिक्कों की। भारत के जो सबसे पुराने सिक्के मिलते हैं वो हैं आहत सिक्के या पंच मार्क्ड कॉइन्स। ये चांदी और तांबे के छोटे छोटे टुकड़े होते थे, जिन पर अलग अलग तरह के निशान जैसे मछली या पेड़ ठोक कर बनाए जाते थे। पर एक बात ध्यान देने वाली है, इन पर किसी राजा का नाम या उसकी तस्वीर नहीं होती थी। इन नए बसते शहरों की इकोनॉमी की जान होती थीं श्रेणियां। आप इन्हें आज के ज़माने की ट्रेड यूनियंस या बिजनेस एसोसिएशंस जैसा समझ सकते हैं। ये कारीगरों और व्यापारियों के संगठन थे, जिन्हें हम गिल्ड्स भी कहते हैं। इनका काम क्या था? ये सब मिलकर कच्चा माल खरीदते थे, प्रोडक्शन की क्वालिटी को कंट्रोल करते थे और फिर तैयार माल को बाजार में बेचते थे। मतलब ये उस दौर के ऑर्गेनाइज्ड कॉमर्स का एक बहुत ही शानदार मॉडल था। और ये मत समझिए कि ये सब व्यापार सिर्फ भारत के अंदर ही हो रहा था। नहीं, ये वो दौर था जब भारत दुनिया के ट्रेड का एक बहुत बड़ा हब था। जमीन के रास्ते हम सेंट्रल एशिया तक जुड़े हुए थे, और समंदर से तो हमारे जहाज एक तरफ अरब सागर पार करके वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका पहुंचते थे, तो दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल से साउथ ईस्ट एशिया और चीन तक जाते थे। और पूरी दुनिया को भारत से क्या चाहिए था? हमारे मसाले, खासकर काली मिर्च, हमारे बेहतरीन कपड़े और कीमती पत्थर। इनकी डिमांड पूरी दुनिया में थी। तो हमने राजाओं की बात की, राज्यों की बात की, व्यापार की भी बात कर ली, लेकिन एक मिनट, ये सब हमें पता कैसे चलता है? चलिए घूम फिर कर वापस अपने मेन क्लू पर आते हैं, यानी अभिलेखों पर, और अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये पत्थर हमें क्या बताते तो हैं, लेकिन साथ ही क्या छिपा भी जाते हैं। देखिए, इन इंस्क्रिप्शंस की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये एक परमानेंट रिकॉर्ड है। कपड़े, कागज, ये सब तो वक्त के साथ खत्म हो जाते हैं, पर पत्थर पे लिखी बात हजारों साल तक जिंदा रहती है। ये हमें सीधे उन राजाओं और उस जमाने के इलीट्स यानी अमीर लोगों की सोच और उनके कामों के बारे में बताते हैं, जिन्होंने इन्हें बनवाया था। ये एक डायरेक्ट विंडो है पास्ट में झांकने के लिए। लेकिन एक अच्छे हिस्टोरियन का काम सिर्फ पढ़ना नहीं होता, बल्कि ये सवाल पूछना भी होता है कि अच्छा लिखा क्या नहीं गया है। और इन अभिलेखों की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ सीमाएं हैं। पहली बात, ये हमें ज्यादातर राजा का पर्सपेक्टिव बताते हैं। एक आम किसान या कारीगर की जिंदगी कैसी थी, इसके बारे में ये खामोश रहते हैं। फिर टेक्निकल इश्यूज भी हैं। बहुत से अभिलेख टूटे फूटे हैं या उनकी लिखाई इतनी हल्की है कि पढ़ना मुश्किल है। कई बार तो कुछ शब्दों का असली मतलब ही वक्त के साथ खो जाता है। और सबसे बड़ी बात, हम ये कभी नहीं जान पाएंगे कि ऐसे कितने हजारों अभिलेख होंगे जो वक्त के साथ हमेशा के लिए खत्म हो गए।
तो आखिर में हमारे सामने ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर पत्थर हमें सिर्फ राजाओं की कहानियां सुनाते हैं तो फिर बाकी सब लोगों की कहानियां हम कहाँ खोजें? एक आम आदमी की, एक किसान की, एक औरत की कहानी कहाँ है? और यही सवाल हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम इतिहास को कैसे देखते हैं और उन करोड़ों लोगों के जीवन को फिर से कैसे समझें जिनकी आवाज़ इतिहास के पन्नों में कहीं दर्ज ही नहीं हो सकी।